चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। ये हमारी 3rd क्लास है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी। ये नहीं पूछेगा वो कौन से ईयर में आपकी फर्स्ट पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी है वो क्या है, 1942। ठीक है, 1942 टू 1955। सही है, 1942 टू 1955। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये कंप्यूटर था इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया। ये जितने भी हार्डवेयर यूज़ किए गए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक पीढ़ी के लिए। तो इसमें हमारी जो यूज़ किया गया है, निर्वात ट्यूब यूज की गई है। क्या यूज की गई है, निर्वात ट्यूब। और जब उस टाइम पर ये कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, उस टाइम पर हम उसमें एक लैंग्वेज, आपने देखा होगा मोस्टली जो कंप्यूटर रीड करता है वो कौन सी भाषा रीड करता है, मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो केवल मशीन लैंग्वेज में ही, हम उसमें जो भी करते थे मशीन लैंग्वेज में ही करते थे। ठीक है, अभी क्या है, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हैं। ठीक है, तो हम उसको फिर कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करके मशीन लैंग्वेज में, लेकिन रीड जो करता है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही करता है। तो प्रथम पीढ़ी में जो भाषा का यूज किया गया, लैंग्वेज का जो यूज किया गया है वो है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर मेमोरी जो था वो किस तरीके से, मेमोरी जो था ना आपका वो क्या था, तो मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का यूज किया गया प्रथम पीढ़ी में। किस किस चीज़ का यूज किया गया, मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का यूज किया गया प्रथम पीढ़ी में। फिर उपयोग कहाँ पर था इसका, तो वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में हम यूज करते थे इसका। और विशेषताएं क्या थी इसकी, वैद्युत और यांत्रिक थी। ठीक है, कहाँ पर यूज करते थे, वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में। क्लियर है। फिर इसका जो उदाहरण है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण क्या है इसका, ENIAC और UNIVAC, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। एक EDVAC भी है लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ENIAC और यूनिवैक, एनीवैक, यूनिवैक। ठीक है, ये इसके क्या है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रथम पीढ़ी के जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर के वो कौन से हैं, तो ENIAC, एनीवैक, एनियक और यूनिवैक। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए कंप्यूटर बड़ा था, ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होगी, त्रुटियां भी थी उस टाइम, एरर ज़्यादा थे, और कम, मतलब जो आपकी स्टोरेज थी वो लेस थी। ठीक है, स्टोरेज इसमें लेस होती थी स्टोर। तो हमने प्रथम पीढ़ी में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा निर्वात ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, निर्वात ट्यूब यूज होती थी, मशीन भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, मशीन भाषा का यूज़ हुआ। ठीक है, 1942 टू 55 तक आया। फिर मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का यूज किया गया, वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान के लिए यूज करते थे। और इसका जो एग्जाम्पल है ENIAC और यूनिवैक। ठीक है, बाकी जब ये क्या था, बड़े आकार में था, ऊर्जा खपत भी ज़्यादा थी, एरर भी उस टाइम पे ज़्यादा थे क्योंकि। ठीक है, फिर क्या है, इसकी जो स्टोरेज थी वो लेस थी। चलिए, इतनी चीज़ आपकी फर्स्ट जनरेशन से हो गई। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या है, 56 से लेके 64 तक रहा ये। ठीक है, 56 से लेके 64 तक रहा। अब इसमें किस चीज़ का यूज किया गया है, ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर कहाँ यूज किया गया है, द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन में। यहाँ पर हमारी जो भाषा है उच्च स्तरीय असेंबली भाषा। ये असेंबली भाषा क्या होती है, हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूज किया गया है उच्च स्तरीय असेंबली भाषा। यहाँ पर भी हमारा क्या है, चुंबकीय भंडारण उपकरण है, ठीक है। ऊपर भी मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी चुंबकीय भंडारण उपकरण का यूज किया गया है। ये भी सेम आपका वैज्ञानिक, लेकिन रक्षा के लिए नहीं, ये व्यवसाय के लिए, ठीक है, आपका बिजनेस के लिए हमारा यूज किया गया, वैज्ञानिक और व्यवसाय के लिए। ये क्या था आपका, मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई। इसकी मेमोरी और जो प्रोसेसिंग क्षमता है, जो हम प्रोसेस करते हैं, उसमें थोड़ा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इसके बेस्ट एग्जांपल है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीनिस्ट का क्या है, एग्जाम्पल है IBM, और यूनिवैक भी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है IBM, ठीक है, क्योंकि यूनिवैक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हाँ डिफरेंट इसका मॉडल है, लेकिन वो यूनिवैक पूछा जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन में पूछा जाएगा, यहाँ पर IBM है। फिर इसमें भाषा का कौन सा यूज किया गया, इसमें एक फॉर्टेन और कोबल, ठीक है, फॉर्टेन और कोबल जो भाषा है उनका हमें प्रयोग किया गया, किसमें, द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है, कोबल और फॉर्ट्रेन, ठीक है, ये जो भाषा है इनका यूज किया गया, ठीक है। जो कोबल है, कोबल बेसिकली आपकी व्यावसायिक उपयोग के लिए है, और जो फॉर्ट्रेन है ये बेसिकली आपका वैज्ञानिक उपयोग के लिए है, आपका साइंटिफिक यूज के लिए है, ठीक है। सही है, इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, द्वितीय पीढ़ी में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ, चुंबकीय भंडारण उपकरण का प्रयोग हुआ, फिर वैज्ञानिक के साथ साथ व्यवसाय में भी प्रयोग हुआ, मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता का जो है वो वृद्धि हुई, और IBM इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा सा खर्चीला था अपेक्षाकृत, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा इसकी गति बढ़ गई, और यूज क्या किया गया, इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया, कोबल और फॉर्ट्रेन, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसकी जानकारी है द्वितीय पीढ़ी की। चलिए तृतीय पीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पीढ़ी में क्या चेंजेस आए, तृतीय पीढ़ी में हमने क्या यूज किया गया, इंटीग्रेटेड चिप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लगभग एग्जाम पूछा जाता है कि तृतीय पीढ़ी में हमने क्या यूज किया गया, इंटीग्रेटेड चिप, जिसे हम IC के नाम से बोलते हैं। इसमें क्या है कि IC में मेन मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है बेंगलोर को। तो सिलिकॉन कई बार पूछा जाता है, जो IC किस मटेरियल की बनी होती है, ऑप्शन में सिलिकॉन रहेगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिलिकॉन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, क्षमता वही चुंबकीय भंडारण क्षमता जो है उसकी वृद्धि की गई, उसको थोड़ा बढ़ाया गया। कंप्यूटर का व्यक्तिगत, देखिए अब यहाँ पर हम पर्सनली कंप्यूटर को यूज करने लगे, किसमें, तृतीय पीढ़ी में। उससे पहले क्या हो रहा था, हमने साइंटिफिक और आपका केस में आपका ये व्यवसाय में इसको यूज किया, ठीक है, सही है। अब क्या है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का अलग अलग बिक्री, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, उनको पहले क्या हो रहा था, क्योंकि हम उसे साइंटिफिकली यूज कर रहे थे अपने व्यवसाय में। अब जब पर्सनल हो गया, तो पर्सनल, जब आप कंप्यूटर का आपको पर्सनली आप यूज करेंगे, तो आपको कोई ऐसी चीज़ होगी कि आपको कीबोर्ड अलग से चाहिए होगा, मॉनिटर अलग से चाहिए होगा, माउस अलग से चाहिए होगा। तो इन हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें सॉफ्टवेयर यूज होंगे, उनका क्या हुआ कि अलग अलग से वो बिकने भी लगे, ठीक है। फिर क्या आया इसमें, IBM हमने ऊपर पढ़ा, PDP-11 एक कंप्यूटर है, उस वो आया। अब देखिए अपेक्षाकृत पहले से इसमें स्पीड बढ़ी, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा सस्ता भी हुआ, और उपयोग में आसान हुआ, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसिंग सिस्टम जो यूज हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ, किसका, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ तृतीय पीढ़ी में, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारी
फोर्थ पीढ़ी क्या कहती है हमारी? चलिए, चतुर्थ पीढ़ी है 1976 से 1989 तक। अब इसमें हमने क्या किया यूज? इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग किया, वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। ठीक है, और इसमें हमने देखिए अब क्या क्या भाषा का यूज किया गया। स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमने इसमें लैंग्वेजेस कौन सी यूज करी? तो सी लैंग्वेज आपने सुनी होगी, सी लैंग्वेज यूज करी। और पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या है इसमें आया, इंट्रोडक्शन हुआ। किसका? पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमने इसमें यहाँ पर सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। व्यक्तिगत जो उपयोग है उसमें वृद्धि हुई, व्यावसायिक उत्पाद में वृद्धि हुई। ठीक है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। पहले क्या हो रहा था कि एक साथ में हम कई कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुआ कि एक साथ हमने कई कार्य करने प्रारंभ किए। और यहाँ पर एप्पल नाम का एक पीसी का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एप्पल नाम का पीसी आया। ठीक है, ये अपेक्षाकृत थोड़े सस्ते थे चतुर्थ पीढ़ी में, तीव्र भी थे, उच्च क्षमता थी उनमें, और उपयोग में आसान थे। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस जो ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट का विकास हुआ। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए GUI। ठीक है, इसका विकास हुआ। और एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस में आया? चतुर्थ पीढ़ी में आया। यूनिक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? हमने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया फोर्थ पीढ़ी में आपका, चतुर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में। सी भाषा आई जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको यूनिक्स बोला गया। ठीक है, सही है। फिर इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एप्पल पीसी आया। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी पंचम पीढ़ी, जो फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन क्या कहती है? फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहाँ पर क्या था? VLSI था, यही ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में इतना ही डिफरेंस है। फोर्थ जनरेशन में क्या था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए और क्या चीज़ें आई यहाँ पर। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करने लगे। इंटरनेट का भी आ गया इसमें, और जो मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पे कोई वीडियो चलाना इस तरीके से, और सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग करने लगे। मतलब एक सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और फिर दूसरा भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आ जाएगा। ये किस में है? पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन में। और 1990 से लेके अब तक की ये फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का यूज किया। ठीक है, जो भंडारण जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो गई। इंटरनेट और सोशल मीडिया इसी फिफ्थ जनरेशन में आपके चल रहा है, क्योंकि अब तक बात हो रही है। ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नोटबुक आया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका पेंटियम PC आया। और एक इसमें लास्ट में अभी जो चल रहा है वो है सुपर कंप्यूटर भी आया।
ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा तीव्र होंगे। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, विंडोज़ एक्सपी आया, ठीक है। फिर विंडो 7, विंडो बहुत सारी विंडो आई, ठीक है। विंडो 8, विंडो 10, ठीक है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी विंडो हैं। तो ये सब कुछ 5th जनरेशन का ही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है आपकी, देखिए इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन क्या है, अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन क्या होने वाली है। तो इसमें नैनो जो कंप्यूटर रहेगा बहुत छोटा रहेगा। फिर क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर यूज़ किए जाएंगे। फिर उसमें नेक्स्ट कंप्यूटर केमिकली कंप्यूटर और डीएनए कंप्यूटर, इस तरीके के कंप्यूटर जो है नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि नैनो कंप्यूटर क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर क्या होगा, ठीक है। केमिकल कंप्यूटर क्या होगा, डीएनए कंप्यूटर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब क्या है, नैनो कंप्यूटर को क्या कहा गया है। देखिए नैनो कंप्यूटर क्या है, नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से काफ़ी छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर बनाने की तैयारी की जा रही है। मतलब वो उनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी और जो उनकी ट्यूब्स होंगी, जो उनके आकार होंगे वो बहुत कम होंगे। नैनो ट्यूब्स का डायमीटर 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 × 10⁻⁻9 मीटर रहेगा तक होता है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। किसमें, नैनो टेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया जाता है, आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। अब क्या है, क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट, एक होता है बिट, अभी हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को बिट में माप रहे हैं, लेकिन जब ये क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो उसे क्यूबिट में आपका मेज़र किया जाएगा। इस पद्धति का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर, जो हमारा जो मस्तिष्क है, मानव का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा तेज वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस आएगा तो वो मानव मस्तिष्क से भी तेज काम करेगा। ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं और किस पे, क्वांटम सिद्धांत पर वो वर्क करेगा, ठीक है। चलिए फिर है केमिकल कंप्यूटर, देखिए वो उसी से रिलेटेड है। इसमें गणना करने के लिए अलग अलग पदार्थ के रासायनिक गुणों का प्रयोग किया जाएगा, एक तरीके से केमिकली यूज करके इसको बनाया जाएगा। डीएनए कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये डीएनए आपने नाम सुना होगा, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे एक तरीके से बायो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। इस कंप्यूटर में जैविक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे डीएनए, प्रोटीन, इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं उनमें डीएनए, प्रोटीन, इस तरीके के जो आपके पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ, उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डीएनए या प्रोटीन का उपयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी जाता है का मतलब ये है, अभी तो ये फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या है, इसमें डीएनए या प्रोटीन का उपयोग करके डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है, काल्पनिक चीज़ें हैं। अभी आगे जनरेशन में क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का प्रकार रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें हम मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।